Question number 9. A function y is equal to fx satisfies x plus 1 f dash x minus 2 into x square plus x fx is equal to e power x square by x plus 1. For all x greater than minus 1, if f of 0 is equal to 5, then what is fx? Okay. मतलब बेसिकली देखो क्वेश्चन में मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ होगी, यहाँ प्रॉब्लम होगी भाई कि fx है क्या. हाँ. तो मतलब क्या आपने को पहले fx फाइंड करके इस इक्वेशन में डालना है, फिर कोई इक्वेशन निकालनी है क्या कि fx कुछ y के टर्म्स में आएगी और फिर उसको यहाँ डालना है. तो ये चीज़ें जनरली हो जाती है अपने को कि मतलब ये कॉम्प्लेक्स सा लगता है. हाँ. मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसी कुछ भी हो ना और दिया कि अ फंक्शन y इक्वल टू fx, तो क्योंकि दोनों बराबर दिए हुए हैं तो मैं y fx के या y डाल सकता हूँ. तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट मतलब मैं इसको खाली सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ. हाँ. आप उसको देखो यहाँ पे मैं 2x इंटू एक्स प्लस 1 y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है. और अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी तरह ले आते हैं. dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. हाँ. चलो अब एक्स प्लस 1 कटा, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया अपने पास, आ गया ना. ओ हाँ सही है. प्लस माइनस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. अब करना क्या है अपने को, वही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से लिख सकता हूँ. ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. हाँ, ई की पावर माइनस 2x डी एक्स. ओके फाइन. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ. ओके. अब मैं इसी चीज को आगे लिखता हूँ. देखो यहाँ पे बच्चे क्यों अटकते हैं, बच्चे अटकते हैं दो चीज़ों के लिए ऐसे क्वेश्चंस में. एक तो अटकते हैं fx के कारण. हाँ. ठीक है. और एक अटकते हैं ऐसी चीज़ों के कारण, ई पावर एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता x प्लस 1 की पावर 5 की पावर 3/2. ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन है. अच्छा. मैं प्रूफ कर अपने अब आगे देखते हैं कि ये कैसे आसान हो सकता है. ठीक है. यहाँ से अपने फर्दर डिड्यूस करते हैं y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया है ना. वो हाँ, ये पूरा का पूरा लिख दिया. ठीक है. ये और उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इनटू डीएक्स. अच्छा. अब समझ में आया आपको. ठीक है. ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो अपने आगे बढ़ते हैं. अपना ये फाइनली क्या बन गया, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. ओके. और इसको फर्दर अपने एलिमिनेट करते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या बनेगा ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. आपको इसका इंटीग्रल आता है ना. हाँ ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल. हाँ ये तो सिंपल सही है. प्लस सी y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया. यहाँ पे c शायद निकाला जा सकता है. हाँ बहुत सही. तो अब c निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने को दिया f ऑफ 0 इक्वल टू 5. अरे बट fx तो कहीं आ ही नहीं रहा अपने इक्वेशन में. अच्छा बट y इज f ऑफ x. हाँ. ओके. तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया. 5 इंटू ई की पावर माइनस 0 क्या होता है 1. हाँ. इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस c. माइनस 1/2 आएगा क्या. क्योंकि नहीं माइनस 1 आएगा ना. हाँ क्योंकि x 0 था. हाँ क्योंकि x 0 था तो माइनस 1 प्लस c. तो फाइनली अपना c क्या आ गया यहाँ से 6. हाँ. मैंने 6 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी. फाइनली अपना इक्वेशन आ जाएगा. अब ये तो आप लिख लोगे ना फाइनली, या मैं लिख दूँ. एक बार आंसर लिख दीजिए. ओके. y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आया आपको. ये रहा आपका फाइनल आंसर. ओके फाइन. तो इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर लेते हैं. हाँ. तो बेसिकली हमें एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें इसमें एक टर्म जो कि एफ ऑफ एक्स निकालनी है. तो हम लोग ने सबसे पहले ये देखा कि हम लोग ये एफ ऑफ एक्स को देख के घबराना नहीं चाहिए. जब दिया हुआ है कि y में भी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसे वहाँ सब्स्टिट्यूट करके लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा इजी दिखे. हाँ. और सेकंड हम लोग के पास रोड ब्लॉक ये आया था कि ई पावर एक्स स्क्वायर का क्या किया जाए. हाँ. तो हमने ये डिसाइड किया कि आगे चल के देखते हैं, मे बी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. हाँ. तो हमने इसको स्टैंडर्ड अप्रोच लगा के इस फॉर्म में लाया.
इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला और इंटीग्रेशन फैक्टर के कारण ई पावर एक्स स्क्वायर की प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेट हो गई। तो फिर उसके बाद तो एक सिंपल इंटीग्रेशन था, उसे सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल कांस्टेंट जो कि c है उसको गिवन कंडीशन से निकाला और c की वैल्यू निकाल के फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दी। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रहे, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर की जगह sin x या फिर sec स्क्वायर x दे देते हैं, ऐसी चीजें दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है कि मतलब कभी भी मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों को देख के घबराना मत कभी भी। मतलब ये राइट हैंड साइड हमेशा कॉम्प्लेक्स आपको दिया होगा, आईआईटी में ना ये मुश्किल से मुश्किल दिया होता है और इसका सेंस क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और इसको उड़ा दो। ओके फाइन, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10. Check whether the following equation is exact or not. 2xy dy plus x square plus y square plus 1 dx is equal to 0. हाँ, तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट देखना है। अब देखो आपको मैंने ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जस्ट टू शो कि मतलब एग्जैक्ट में कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा अपने आईआईटी में नहीं आता है। बस ये होता है कि अपने को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था mxy dy प्लस सॉरी dx, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं तो लेट्स गो इन दैट वे, dy इज इक्वल टू 0। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ना, तो इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा वो हो जाता है। मैंने आपको डायरेक्टली दिया ताकि जो मेरा अभी जो मोटो है, मेरा मोटो एग्जैक्ट निकालने का है, अपने वहां से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। यहाँ से मैं कंपेयर करके देखता हूँ कि मेरा m क्या आया, m आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और n क्या, चलो पहले मैं एक एक करके देखता हूँ। मेरे को m मिल गया। अब एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होता है, del m by del y is equal to del n by del x. Okay, fine. Remember that this is the sufficient condition. मतलब इतना आ गया, there is a necessary and sufficient condition, मतलब कि अगर ये प्रूव हो गया तो अपने को और कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। तो del m by del y, अब del का आपको कंसेप्ट याद है या नहीं याद है? हाँ, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं बाकी सब चीजों को कांस्टेंट ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x को कांस्टेंट लिया, 1 कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, 1 तो कांस्टेंट ही होता है। तो 2y। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। और वैसे ही मैंने n निकाला, n बताओ क्या आया, ऊपर देख के बताओ। चलो अपने ऊपर चलते हैं वापस। ये n आया अपने पास 2xy। ओके फाइन, ठीक है। n आया 2xy, तो del n by del x निकालना है अपने को। अच्छा, तो y को कांस्टेंट मानना है। हाँ, del of 2xy by del x which is equal to 2y। ओके फाइन। यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ा, del m by del y 2y है, del n by del x 2y है। ठीक। This proves that del m by del y is equal to del n by del x. तो hence this is hence there is an exact equation. चलो ठीक है। तो ये मोरलेस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये समझने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो एक इक्वेशन दी होगी और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने की प्रयत्न करना चाहिए। और ये जो कंडीशन दी हुई है सफिशिएंट कंडीशन, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए m और n को कंपेयर करके निकाल लेने के बाद। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो इन्हें एग्जैक्ट बोलते हैं, राइट? हाँ, सिर्फ यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में ट्रिक क्या हो सकता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना। ओके फाइन, बस। चलो ठीक है। सो दिस फिनिशेस अप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11. The equation of the curve satisfying xy minus x square into dy by dx is equal to y square and passing through the point -1, 1 is. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाला है? हाँ, तो इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम कहाँ आती है, अपने ये सोचते हैं कि पता नहीं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो चलो एक बार एक काम करते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ठीक है, जो अपने हर क्वेश्चन के साथ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या क्या दिख रहा है, क्या तो मैं वाई स्क्वायर को नीचे ले जाके 1 अपॉन एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर और ऐसा करके कुछ करूं, बट ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, राइट? अच्छा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंपली करने की कोशिश करता हूँ। अब भाई सिंपली तो क्या ही है, देखते हैं। मैं वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला एक बार और काम करते हैं अपने। क्या था वो, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। इसको मैं फर्दर लिखता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर।
अब आपको यहाँ से कुछ भी दिख रहा है, ये एक्चुअली यही चीज है जो अपन ने यहाँ लिखी थी, बट इसको dx बाई dy। तो हमेशा ये भी ध्यान रखो कि मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ बन रहा है, न्यूमरेटर में 1 ही बन रहा है, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं इन्वर्स कर दूं। ओके ओके, है ना। ठीक चलो है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ये भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट लग नहीं रहा वैसे। अब मैं एक टर्म लिखता हूँ, बताना आपको पता हो तो। अच्छा, बर्नौलीज। ओह वेरी गुड, बर्नौली आता है आपको? चलो अब मैंने आपको थ्योरी में ये चीज बिल्कुल पढ़ाई होगी, तो एक बार उसको रिवाइज करके, ये है कि बर्नौली के अकॉर्डिंग dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n हो। ठीक है। तो आपने इसको डिनोमिनेट मतलब पूरे से डिवाइड करके इसको ऐसे 1 बाई n y की पावर 1 माइनस n बना देता है। ओके, है ना। हाँ हाँ। तो वही अप्रोच यहाँ पे लेके आते हैं। अपने करते क्या है, अपने dx बाई dy, तो मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। हाँ ठीक है। 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। टू अवॉइड वाई, मैं जो बोलता हूँ हमेशा ब्रैकेट्स में डाला, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। क्यों किया प्लस मैंने, ताकि जो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये यूज किया था, अच्छा, वो इजीली कंपेयर हो जाएगा। हाँ, तो उसके फॉर्मेट में आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया लेट हाँ z इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है। ठीक है। यहाँ से dz निकालो, क्या होगा बताओ मुझे। 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dz बाई dy इज इक्वल टू दिस इंटू dx बाई dy। ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या पता चला, अपने को बेसिकली ये फॉर्म करना था और ये फॉर्म हो गया। ओके। ठीक है। तो मैं ये चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो क्या बना है, dz बाई dy प्लस z बाई y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ डिड्यूस कर पा रहे हो। यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, ये तो जनरल अपना इक्वेशन ही है। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, वही ये 1 बाई वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। हाँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रल, विच इज इक्वल टू ई की पावर लॉग वाई विच इज इक्वल टू वाई। अच्छा, ये तो वो जनरल चीज़ है, तो इसको तो आई थिंक हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूं ना पक्का। हाँ। चलो, बट ये सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है। जेड वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी। तो क्या ये फाइनल आंसर है अपना? नहीं, ये z तो था ही नहीं क्वेश्चन। हाँ, एक तो z भी नहीं था और अपने को c भी फाइंड करना चाहिए। ओके ओके। हाँ, है ना। हाँ। तो पहले तो याद रखना हमेशा कि कभी कभी क्या होता है कि 2-3 सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं, z t ये सब। तो z को मैं सब्स्टिट्यूट वापस करता हूँ। z क्या था, z माइनस एक्स था। हाँ, तो माइनस 1 बाई एक्स। था। ओके, तो y इंटू माइनस 1 बाई एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू लॉग वाई माइनस सी। हाँ ठीक बताओ, है। सही है। ठीक है। और किस पॉइंट से पास हो रहा है ये पास हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट, एक मिनट, माइनस 1,1। वेरी गुड। तो -1,1 अपने डालते हैं। -1,1 जब मैंने डाला, तो यहाँ से अब मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा आपके लिए। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि c की वैल्यू क्या आएगी। c की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1। ओके, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया अपना, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई माइनस 1। ये आ गया अपना सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इसका रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ। और हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी है। हाँ। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड अप्रोच लगाया और देखा कि ये अप्रोचेस फेल हो जा रही हैं, क्योंकि वो एक जो प्री रिक्विजिट फॉर्मेट था उसमें आ नहीं रहा था। तो हम लोग ने ये ट्राई किया कि ये एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड बर्नौलीज, वो लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो वो जब लगाने की कोशिश की तो उसके फॉर्मेट में वो ये करेक्टली फिट हो जा रहा था। बिल्कुल। एंड करेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के हमें एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। तो इसे सॉल्व करने पे हम लोग को फाइनल आंसर आ जाता है। हाँ। जो कि ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होती या फिर अगर मतलब अगर हमें एक फ्लो चार्ट टाइप बनाना होता तो सबसे पहले हम लोग अपनी अप्रोचेस लगा लेती हैं। मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ। हाँ चलो, ऐसा ठीक कर है। लीजिए। सबसे पहले अपना गिवन इक्वेशन है। हाँ ठीक है। हाँ। तो सबसे पहला अपना रहेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ठीक है। ठीक है। अपन ने जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके।
ठीक है। हाँ हाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद मतलब सब्स्टिट्यूट इन द सेंस मतलब जैसे z लिया और ये सब हाँ, है ना। Z और T, ठीक है। z लेने के बाद अपने फर्दर मतलब वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है, उसमें देखेंगे एंड प्लस इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, वो निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के ओके। ओवरऑल अपने को यहाँ दोनों से मिल गया फाइनल इक्वेशन। चलो ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट जो कि काफ़ी यूजफुल है और इस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग दिमाग में रखें तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। सो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. Solution of the equation dy by dx is equal to e power x minus y into 1 minus e power y is. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं? हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने पहले इन क्वेश्चंस को ट्रिकी और मतलब जो स्टैंडर्ड अप्रोच है ना, हाँ। ऐसे क्वेश्चंस को करने का थोड़ा सा इसको ध्यान रखो। ओके। क्या है कि जब भी सिर्फ अपने को e की पावर में हो ना, हाँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ जैसा बर्नौली नहीं होता था कि एक को t ले लो तो पूरा इक्वेशन dt by dx टाइप का बन जाता था। Correct. उस टाइप का कुछ बन जाएगा। चलो करके देखते हैं। मैंने क्या किया, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर माइनस वाई इंटू 1 माइनस e की पावर y। ओके, ये तो जस्ट मैंने ब्रेक किया है। हाँ। अब मैं e की पावर y को उधर ले जाता हूँ। ठीक। dy by dx e की पावर y dy by dx प्लस e की पावर y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। लेट e टू द पावर y इज इक्वल टू z। ठीक है, ओके। तो e की पावर y को z माना तो इम्प्लाइज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, e की पावर y dy by dx इज इक्वल टू dz by dx। ओके फाइन। ठीक है, तो मैं इसको उस इक्वेशन में डालता हूँ, तो dz by dx प्लस z इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको देख के लग रहा है कि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आसानी से हो जाएगा। ओके। एक चीज यहाँ देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल e की पावर x dx। ओहो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ। तो ये e की पावर x, यहाँ देखते ये मत सोचना कि ओहो अब मैं क्या करूंगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तो e की पावर x तक ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। z इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू e पावर x इंटू e टू द पावर x dx। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ। मैंने क्या किया, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। हाँ। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक्चुअली। अब आपको लगेगा कि मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, क्रैप ऑल दिस, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं इसमें एक और फैक्टर लेता हूँ, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। अभी तक अपन ने t नहीं लिया ना, दोनों याद रखना, दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, है ना? हाँ, ठीक है। तो e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, dt। हाँ। अब अपने देखो लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। जो भी सब्स्टिट्यूट करना है वो अपने राइट साइड में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। e टू द पावर t dt विच इज इक्वल टू z e टू द पावर x इज इक्वल टू e की पावर t प्लस c। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ, तो यहाँ आपको पता चलता है, ये मैंने क्वेश्चन बेसिकली पिक किया टू टेल यू कि t और z का कितना सिग्निफिकेंस है। अब होता क्या है कि जल्दी जल्दी में अपने करते क्या है, t को अपने रख देते हैं, t क्या है, e की पावर x है ना, हाँ। और z क्या था बताओ जल्दी, e पावर y, e टू द पावर y। बच्चे गलती क्या करते हैं छोटी सी कि t को e की पावर y लिख देते हैं, z को e की पावर x। अच्छा, तो ध्यान है ना, रखना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर y इंटू e टू पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अच्छा। क्या आपने वो कोई पॉइंट दिया हुआ था, बताओ मुझे। अच्छा, सी निकालने के लिए? हाँ, सी निकालने के लिए पॉइंट नहीं दिया था, तो अपना फाइनल आंसर यही आ गया। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन लगा। हाँ। तो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और हमें कर्व निकालने के बोला गया था। तो सबसे पहले हम लोग ने एक पहला सब्स्टिट्यूशन लगाया, e पावर y को z लिया। हाँ। उसके बाद भी हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। हाँ। तो हमने एक और सब्स्टिट्यूशन लगाया। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन लगाते रहने का आइडिया कैसे आएगा, मतलब अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मुश्किल हो रहा है तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, जब भी थोड़ा सा भी लगे कि मतलब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखो। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे
अपने यहाँ पे 1 और 2 करके कर सकते थे, हाँ बट 1 और 2 करके यू विल फाइंड कि e की पावर x आपको भी बताया गया होगा कि 1 और 2 करके कभी एंड ही नहीं होता, हाँ, ये तो क्योंकि चलते हमेशा रहेगा। हाँ वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नई चीज सोचनी, नई चीज में क्या है, Okay. एक e की पावर x है और दूसरा भी e की पावर x है, तो वैसा कुछ ले लो। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग करके, मतलब एकदम अंधाधुन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ थोड़ा सोच समझ के अगर हम आगे बढ़े और दूसरी सब्स्टिट्यूशन भी करें तो हमें फाइनली एक आंसर आ जाएगा। हाँ, In और terms- इसमें हाँ, हमेशा मतलब एक्सपोनेंशियल जहाँ जहाँ आ रहा हो ना, वहाँ पे हमेशा ऐसी चीजें लगती है कि वहाँ पे अपने इंटीग्रेशन में और कोई चीज कर ही नहीं सकते, तो कॉम्प्लिकेट करना हो तो हमेशा ई की पावर में सब्स्टिट्यूशन करो, और ध्यान रहे z हाँ। क्या है और t क्या है, उल्टी चीजें मत करना। ओके ओके फाइन। सो दिस रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 12। हाँ।